नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर बदारा आज 21 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से मैथ्स की क्लास लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। हमने पिछली क्लास में भाजकता के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने 2 से लेकर 19 तक के भाजकता के नियम पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम 10th की बुक्स स्टार्ट करेंगे। हम दूसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं। तो हमें वास्तविक संख्याओं की जो प्रश्नावली देखी उसके बारे में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तविक संख्या यानी कि मैंने आपको बताई थी कि वास्तविक संख्या 8 प्रकार की होती है। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य और अभाज्य संख्या, इस प्रकार से 8 प्रकार की होती है। तो हम वास्तविक संख्या में इस बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की कक्षा है वास्तविक संख्याएं, 10th की प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। मैंने पूर्ण जानकारी दे दी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूक्लिड, यानी कि ग्रीक गणितज्ञ था, उन्होंने इस पे एक प्रमेय दी थी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसी के अनुसार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि उन्होंने क्या दिया था वो कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम यदि कोई सा भी यानी कि भाग देते हैं किसी भी संख्या में, जैसे 2 का भाग लगाया हम 9 में, कितनी बार गया? 4 बार। 8 शेषफल कितना बच गया? 1। तो ये क्या है? शेषफल जिसका भाग दिया वो क्या है? भाजक। प्राप्त हुआ मान वो क्या है? भागफल। और जिसमें भाग दिया गया वो क्या है? भाज्य। यानी सभी को पता है, यानी जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, जिसमें दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है, और जो हमें प्राप्त हुआ भाग देने पे जो मान प्राप्त हुआ, कितनी बार भाग गया, वो भागफल कहलाता है, और जो शेष बच जाता है वो शेषफल कहलाता है। तो इसी के अनुसार हम यानी कि भाग सही है या नहीं है उसकी जांच किस प्रकार से करते हैं, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अंत में इसमें जो शेष बचता है वो जोड़ देते हैं। यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, यानी जिसका भाग दिया क्या भागफल प्राप्त हुआ, शेषफल क्या हुआ, यानी भाज्य को भागफल से गुणा करके शेषफल करते हैं, और यदि भाज्य प्राप्त हुआ तो वो हमारा भाग क्या सही है। इसी के अनुसार यूक्लिड ने क्या बताया? a = bq + r, यानी कि भाज्य को क्या बता दिया? a, भाजक को b बताया, भागफल को q और शेषफल को r बता दिया। यूक्लिड ने बताया कि यानी कि a = bq + r। इसी के अनुसार हम HCF LCM हमें ज्ञात कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया? इसी प्रकार से परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने एक शर्त दी कि यानी कि a = bq + r। यहां पे r क्या है? शेषफल है, और वो क्या होना चाहिए? यानी कि b, r है जो b से हमेशा क्या होगा? यानी कि b क्या है यहां पे? देखो, यानी कि भाजक बीच वाला, ठीक है। a = bq + r, b है यहां पे भाजक, ठीक है। a तो आ गया भाज्य, b है भाजक, यानी कि भाजक से हमेशा शेषफल क्या होना चाहिए? या तो इससे हमेशा छोटा होगा, यानी b से क्या होगा? हमेशा और हमेशा छोटा होगा, b बराबर होगा। और इधर r शेषफल जो आ गया, और b क्या है? भाजक है, a क्या है? भाज्य, और भागफल, यानी भागफल तो कितना भी आ सकता है, यानी कि हमेशा 20 है, और 0 से क्या होता है? या तो 0 भी हो सकता है ये, और 0 से हमेशा बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। शेषफल हमेशा और हमेशा 0 हो सकता है, यानी 0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होगा, धनात्मक होगा। 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन b यानी कि जिसका भाग लगाया गया उससे हमेशा छोटा होगा। जैसे इसमें क्या है? 2 का भाग लगाया, शेषफल यानी कि शेषफल 1, यानी कि r, यहाँ पे r क्या है? 1 है, यानी भाजक यानी कि 20 से तो छोटा है ना,
b से छोटा है, यानी कि b से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे यदि 2 बचता, मान लो इसके बराबर भी बच जाता, यहाँ पे शेषफल 2 बच जाता, तो भाग क्या, एक बार भाग और चला जाता और शेषफल 0 हो जाता। यानी कि शेषफल हमेशा और हमेशा b से छोटा ही होगा, b से छोटा ही होगा, और 0 से 0 हो सकता है, और 0 से हमेशा बड़ा होगा। इसी अनुसार से हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी प्रश्नावली 2.1 एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यानी कि ये याद रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a = bq + r, और जहां 0 के बराबर हो सकता है कौन, r, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, और छोटा किससे होगा, b से, हमेशा b बड़ा होगा r। यहां पे क्या है कि शेषफल जो बच रहा है ना, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा हमेशा और हमेशा। इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं के बारे में HCF LCM निकालना, वो सब जानकर प्राप्त करते हैं। यानी एग्जांपल है, आपकी बुक्स के अंदर देखा है। फर्स्ट एग्जांपल है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। क्या कह रहा है एग्जांपल, पहला उदाहरण, इसी के अनुसार ही हमें चलना है। यानी पहला एग्जांपल कह रहा है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक वो क्या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, किस रूप में, यानी कि क्या दर्शाना है हमें, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 या 3q + 2 रूप का हो सकता है, यह दर्शाना है। यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, सोल्व करते हैं इसे। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक माना क्या है, a है, यानी कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, a। अब इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a क्या होगा, bq + r, यही होगा ना, यानी a = bq + r, यानी कि a हमेशा इस रूप का होना चाहिए। यहां पे 3q दे रखा है, यानी कि q के गुणांक में जो होगा वो b होगा, q के गुणांक में जो होगा वो b होगा। यहां b का मान क्या दे रखा है, यहां b = क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो इस प्रकार से यानी b = 3 दे रखा है, इसलिए यानी b = 3 दे रखा है, तो इसलिए क्या होगा, यानी कि r शेषफल क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा, यानी कि 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा 1 2, और हमेशा b से क्या होगा, छोटा, यानी कि 3 से छोटा, 3 से छोटी संख्या कौन सी है, 2, यानी कि r का मान क्या हो सकता है, 0 1 और 2, यानी कि a = bq + r, जहां पे b क्या है, q का गुणांक क्या है, 3 है, इसलिए r, यानी कि r का मान क्या हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा तो 0 मान लिया, इससे बड़ा ये, लेकिन b से क्या होगा, छोटा, यानी b है 3, तो इससे छोटा, यानी 0 1 और 2, यानी 3 हो सकता है। शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। अब r के मानों को इसमें रखने पर, यानी a = bq + r, सभी मान रख दो, a = b क्या दे रखा है, 3q + r का मान क्या है, 0, तो 0 का इस स्थिति में क्या प्राप्त हुआ, a = 3q। दूसरी स्थिति में 3q + 1, यानी r का मान हमने 1 ले लिया, तो सेम यही प्राप्त हुआ, 3q + 1। तीसरी स्थिति में शेषफल हमने 2 ले लिए, तो 3q + 2। अतः अंत में क्या लिख सकते हैं हम, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का हो सकता है, 3q + 1 या 3q + 2 रूप का हो सकता है। यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का हो सकता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला दूसरा एग्जांपल। नेक्स्ट यानी दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा कह रहा है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। अब की बार कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है, 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। और जहां
Q कोई पूर्णांक दे रखा है, यानी कि कह रहा है कि समपूर्णांक। दूसरा एग्जांपल है कि कह रहा है कि प्रत्येक समपूर्णांक यानी धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक ही बोल रहे हैं, यानी प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है? 2q रूप के रूप का होता है। और प्रत्येक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? यानी कि 2q + 1 के रूप का होना चाहिए, जहां पे q कोई पूर्णांक है। हम मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? माना कोई धनात्मक पूर्णांक है a। क्या है धनात्मक पूर्णांक? a, यानी कि a = bq + r। a इस रूप का होगा bq + r, और जहां r क्या होना चाहिए? या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा हमेशा, और b से छोटा होगा। यहां पे b कितना दे रखा है? q का पूर्णांक क्या है? 2, यानी b बराबर क्या है? 2, और जहां पे r क्या हो जाएगा? यानी कि 0 होगा और 1 होगा। 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि b के बराबर थोड़ी होगा, b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, और 0 से हमेशा 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। तो इस रूप में अब r का मान रख दो, a = b क्या है? 2q प्लस r का मान एक बार 0 रखो, क्या प्राप्त हुआ? 2q। और दूसरी बार देखो 2q + 1 बराबर 2q + 1। अब देखो 2q और q क्या दे रखा है? यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रखा है कि q क्या है? कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। q क्या है? पूर्णांक, यानी q कोई पूर्णांक है। तो हमें पता है कि कोई भी पूर्णांक हो, यदि पूर्णांक को 2 से गुणा कर दे, यानी कि 2 से गुणा कर दे, तो वो है क्या हो जाता है? हमेशा समपूर्णांक होता है। कौन सा होता है? समपूर्णांक, यानी 2q क्या होता है? हमेशा समपूर्णांक होता है। तो प्रश्न में भी यही पूछ रहा है कि समपूर्णांक यानी 2q के रूप का हमेशा, यानी पूर्णांक को यदि 2 से गुणा कर दे, यानी मैंने आपको बताया था सम और विषम संख्याओं में क्या बताया था, यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, वह हमेशा कौन सी होती है? सम संख्या होती है। इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, यानी कि 2 से पूर्ण विभाजित हो रही है, तो यह समपूर्णांक है। अतः तो यह समपूर्णांक हो जाएगा। और हमेशा किसी भी संख्या का, यानी किसी भी सम संख्या में यदि 1 जोड़ दे, सम + 1, तो वे क्या होता है? विषम संख्या। किसी भी सम संख्या में एक संख्या जोड़ने या एक संख्या घटाने पर वह विषम संख्या प्राप्त होती है। तो 2q + 1, यानी कि अतः समपूर्णांक क्या होगा? 2q के रूप का, और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी उतारना चाहो तो उतार सकते हो। अब देखते हैं अगला। अब नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हमें एचसीएफ निकालने वाले, ठीक है। इसी के अनुसार हम एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तीय ज्ञात करेंगे। इसमें 2.03 यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में उदाहरण है पहला 81 और 237 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर ज्ञात करना है। फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, यानी 81 और 237 का एचसीएफ किससे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें ज्ञात करना है। अब देखना, हमेशा हमें चरण के अनुसार चलना, चरण जब तक कि a = bq + r, यानी जब तक कि जिस संख्या b से गुणा कर रहे हैं q को, और जब तक कि r बराबर 0 ना आ जाए, r क्या ना हो जाए, जब तक r बराबर 0 ना आए, तब तक हमें इस विधि को अपनाते जाना, आगे से आगे चरण बाय स्टेप चलते रहना। अब कैसे चलना है आइए देखते हैं। यानी स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, a = bq + r, इसी के अनुसार चलना है। अब देखना है स्टेप फर्स्ट में, स्टेप
फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, 237 और 81 में बड़ा कौन है, 237 बड़ा है किससे, 81 से, ठीक है, यही बात है। तो अब क्या करना है, ये स्टेप अप्लाई करना है, 237 और 81, यानी 237 में भाग किसका देना है, 81 का लगाना है भाग। किस प्रकार लगाएंगे हम भाग, यानी कि 237 में 81 का भाग लगाएंगे। 237 क्या है यहाँ पे, ए, 237 बराबर किसका लगाना है, बी क्या है हमारे पास यहाँ पे 81, यानी कि आपको किस प्रकार से, यानी कि सेम वही भाज्य भाजक भागफल सहसफल वाली विधि, यानी कि 237 यहाँ पे हमारे क्या है, ए बराबर है 237, बी बराबर है 81, आर और क्या बच गया, आर और क्यू, ये याद करना है। अब 81 यानी 81 का 237 में कितनी बार भाग जा रहा है, इस प्रकार आप अलग से भाग लगा के चेक कर सकते हो, यानी गुणा कर सकते हो। 81 का 237 में कितनी बार जा रहा है, यानी 8, 2 बार जा रहा है ना, 162, 2 बार में कितना आ रहा है, 81 इंटू 2 162। अब 162 को इसमें से घटाना है, कितना शेष बचेगा, जो यहाँ पे शेष पर रखो, कितना शेष बचा, 7 में से 2 गई 5 और 23 में से 16 गए, कितने हुए 4 और 3 7, 75, यही बचे। यानी कि क्या यहाँ पे r बराबर 0 आ रहा है, क्या 75 बराबर 0 है, नहीं है ना, तो स्टेप अगली चलाना है, स्टेप सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, अब की बार 81 को मानना है ए, क्या माने 81 को ए, और बी क्या हो जाएगा 75, यानी कि सेकंड स्टेप में, यानी कि 81 बड़ा कौन है, 81 बड़ा 75, क्योंकि 81 बड़ा है 75 से। तो अब क्या करना है, 81 बराबर 75 कितनी बार गया, एक बार, शेषफल कितने बच गए 6, शेषफल 6 बच रहे, तो क्या 6 0 के बराबर है, बराबर है, नहीं है। स्टेप थर्ड, नेक्स्ट स्टेप पे चलो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर अब देखो 75 और 6 में बड़ा कौन है, 75 बड़ा है, किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो स्टेप लगाओ, 75 बराबर 6 का भाग कितनी बार गया, 12 बार, कितनी बार जा रहा है, 12 बार, 5 के 72, शेषफल कितने बच रहे हैं 3, क्या 3 बराबर है 0 के, नहीं है बराबर, 3 0 के बराबर नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4, यानी कि नेक्स्ट अपन को भाग लगाते जाना है, लगाते जाना है, लगाते जाना है, जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त न हो। अब इसमें बड़ा कौन है, 12 और 6 में, 12 बड़ा किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है, क्योंकि 12 बड़ा है 6 से, तो 12 है बराबर 6 इंटू 2, 2 बार पूरी बार भाग चला गया, शेषफल क्या बचा 0, यानी कि r बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो यानी यहाँ पे b का मान क्या है, b बराबर 6, यही क्या होगा HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, यानी 81 और 237 और 237 का HCF कितना होगा 6, ठीक है। उदाहरण एक होती है भाग विधि, एक बार स्टेप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, या क्लोज करके भी उतार सकते हो आप। यानी यहां पे भाजक कौन है, अंत में हमने भाग किसका लगाया, यहां पे 3 का लगाया, यहां पे 2 नहीं, तीन तो शेष पर बचे। इससे कट करना, अब देखो 2.03 यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, इसमें एग्जांपल देखते हैं हम पहला। अब HCF ज्ञात करने है, हमें क्या ज्ञात करने हैं, HCF महत्तम समापवर्तक, मैथ्स पे ज्ञात करने हैं। जैसे एग्जांपल पहला क्या कह रहा है,
81 और 237 का एचसीएफ ज्ञात करो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 81 और 237 हम पहले कैसे ज्ञात करते थे? पिछली कक्षाओं में एचसीएफ यानी कि में से इनका अभाज्य गुणनखंड करते दोनों का, अभाज्य गुणनखंड करके जो समान जोड़ा मिलता वही एचसीएफ होता। अब करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि a = bq + r। सेम इसी प्रोसेस से हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है जब तक कि r यानी कि शेषफल हमें 0 प्राप्त न हो तब तक स्टेप चलाते रहना है। किस प्रकार से स्टेप फर्स्ट अप्लाई किस प्रकार से करेंगे हम, यानी कि 237 और 81 में बड़ा कौन है? 237, यानी कि चूंकि 237 बड़ा है 81 से तो एक की जगह रखना है हमें 237 बराबर 81 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। 162 निकालो 237 में से माइनस 7 में से 2 गए 5, 23 में से 16 गए कितने बचे? 4 और 3 7, 75। क्या 75 0 के बराबर है? नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप लगाओ, स्टेप सेकंड। इसमें क्या करना है? 81 को क्या मानना है? ए मानना है। 81 बड़ा है 75 से, 75 से बड़ा है तो इसमें क्या करना है? 81 बराबर 75 इंटू कितनी बार गया भाग? एक बार। प्लस शेषफल कितने बच रहे हैं? 5 और 1 6। क्या 6 बराबर है 0 के? नहीं है। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या करना है? 75 और 6, यानी कि 75 बड़ा है 6 से 75, तो 75 बराबर कितनी बार गया भाग? 12 बार के 72 प्लस शेषफल में कितने बच गए? 3। क्या 3 बराबर है 0 के? नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप 4, यानी 6 और 3 में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है। चूंकि 6 बड़ा है 3 से तो 6 बराबर 3 इंटू 2, यानी 3 दूने 6, 2 बार जा रहा है। शेषफल में क्या बचा? 0, यानी कि r बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ। तो यहां पे 3 यानी b का जो गुणांक होगा ना वही क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा 81 और 237 का। यहां पे क्या है? यहां पे क्या प्राप्त हो रहा है? यानी कि b बराबर 3, यानी कि 3 यदि q से गुणा हो रहा है तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो 3 क्या है यहां पे? यहां b बराबर 3, 81 और 237 का एचसीएफ है। यानी एक तो ये विधि होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक होती है भाग विधि। कौन सी? भाग विधि। वो भी साथ के साथ देख लेते हैं। यानी कि हमें इस प्रकार से स्टेप से, यानी एग्जाम में हमें यदि पूछ ले कि किसी भी संख्या का हमें एचसीएफ किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो हमें इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चलना है। कब तक स्टेप लगानी है? जब तक कि r बराबर यानी कि शेषफल हमें 0 प्राप्त न हो तब तक की स्टेप से स्टेप चलते रहो। अब एक भाग विधि से कैसे करते हैं? 81 का भाग लगाना है किसमें? 237 में। ठीक है, सेम इसी प्रकार से प्रोसेस होगी। यानी 81 का भाग 2 बार गया, सेम इसी प्रकार से 2 बार गया, कितने आए? 162 आए। शेषफल कितने बच गए? 75 बच गए। अब क्या करना है? सेम इसी में क्या किया? 75 को क्या मान लिया? यहां पर भाग लगा दिया 75 का 81 में। सेम इसी प्रकार से हमें भाग विधि करना है। 81 में भाग लगाना है। 75 का किसमें भाग लगाना है? जिसका पिछली बार भाग दिया उसका आपकी बार शेषफल का भाग उसी में लगाना है। एक बार गया 75, शेषफल कितने बच गए? 6। अब 6 जब तक यहां शेषफल 0 नहीं आए तब तक भाग लगाते जाना। अब किसमें लगाना है? 75 में। 75 में कितनी बार भाग गया? 7 में गया, एक बार 6, शेषफल बचा 1, 5 उतारे 2 बार 12 है, शेषफल बच गए 3 और भी नहीं जा रहा है। 6 में लगा दो, 2 बार गया 6, शेषफल क्या आया? जब शेषफल 0 प्राप्त हो उस समय हमने किस संख्या का भाग दिया? 3 का। यही 3 क्या है? इसका एचसीएफ है 81 और 237 का। यह है विधि, आसान है लेकिन हमें केवल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसी से ही आंसर निकालने हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, उतारना चाहो तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो। चलो नेक्स्ट, अब एग्जांपल दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी। अधिकतम संख्या, अधिकतम मतलब एचसीएफ ज्ञात करना। 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, कितने सदस्यों वाली? 616 है सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी। इसको मार्च करना है यानी परेड करनी है। किसके पीछे करनी है? 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड यानी 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि 600 यानी 32 सदस्यों जो पहले ये 32 सदस्यों का जो पंक्तियां और स्तंभ बढ़ेंगे, सेम उसी प्रकार से इस 616 सदस्यों के पीछे लाइन यानी स्तंभ बढ़ने चाहिए और पंक्ति बढ़नी चाहिए। ने तो एक बचना चाहिए और ने एक अधिक रहना चाहिए। एक भी सदस्य अधिक नहीं रहना चाहिए, ने भी एक सदस्य बचना चाहिए। तो हमें क्या करना है? अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो इन दोनों का क्या कर लेंगे हम? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यानी 616 सदस्यों वाले 32 सदस्य वाले हैं, तो हमें यानी कि स्तंभ ज्ञात करने हैं तो एचसीएफ ज्ञात करना है। 616 और 32, चूंकि सीधा स्टेप लगा दो, इससे आपका 616 है, 616 है बड़ा किससे? 32 से। इसके पक्ष में क्या करना है? 616 है बराबर 32 का भाग कितनी बार जा रहा है? यानी 32 का भाग लगाना है। भाग विधि से आप करना चाहो तो भाग विधि से करके फिर डायरेक्ट इधर कर सकते हो। भाग विधि से कैसे किया? यानी 32 का भाग लगाना है 616 में, इधर भाग विधि से और इधर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। 32 का भाग 61 में कितनी बार किया? एक बार। 32 11 में से 2 की कितने बचे? 9, 5 में से 3 गई, 2 उतारे 6। अब 32 का भाग 296 में कितने बार किया? 9 बार। कितनी बार किया? 9 बार। 9 यानी कि 32 18 28 यानी कि 288। सेंसुअल 16 में से 8 गए, कितने बचे? 8। सेंसुअल क्या बच रहा है? 8 बच रहा है। ठीक है, 8 का भाग होने लगा 32 में। कितनी बार गया? 8 चौक 32। सेंसुअल क्या प्राप्त होगा? 0। यानी किसका भाग लगा रहा है? 8 का भाग लगा रहा है। यानी कि हमें क्या पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। कितने स्तंभ हो गए? 8 स्तंभ। यानी कि 8 स्तंभ, 8 स्तंभों के पीछे 32 सदस्यों वाली बैंड है, उसके पीछे 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी है, वो परेड कर सकती है। यानी कि यहाँ पे एचसीएफ क्या प्राप्त हो रहा है? 8। इसी प्रकार से अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यानी 616 बराबर 32, 32 का भाग कितनी बार गया? 19 बार। शेष में क्या बच रहा है? 8 बच रहा है। क्या 8 0 के बराबर है? नहीं है। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में 32 किससे बड़ा है? चूंकि 32 बड़ा है 8 से, तो 32 बराबर 8 इंटू कितनी बार गया भाग? 8 चौक 32 यानी 4 बार गया। 8 का भाग 4 बार। शेष में क्या बचा? 0। यानी कि r बराबर 0 प्राप्त हुआ। अतः एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ इसका? यानी कि एचसीएफ प्राप्त हुआ हमें 8। अतः 32 सदस्यों वाली, अतः 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड यानी 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे 616 सदस्यों वाली टुकड़ी परेड कर सकती है। 8 स्तंभ हो तो कितने स्तंभ हो तो? 8 स्तंभ हो तो उतार सकते हो। करके वीडियो को उतार सकते हो। आसान तो भाग विधि है, लेकिन हमें भाग विधि एग्जाम में अप्लाई नहीं करनी है। एग्जाम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही करना है। अगला है उदाहरण तीसरा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या हो? 5 प्राप्त हो। संख्याएं दे रखी है 245 और 2053। 245 और 2053 कह रहा कि वह संख्या ज्ञात करनी जिसका यदि 245 में भाग दे तो भी शेषफल क्या प्राप्त हो? तो भी शेषफल 5 प्राप्त हो। इसमें भाग लगाए तो भी शेषफल 5 प्राप्त हो।
यानी कि अधिक जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करी, यानी कि जिसका भाग लगाए तो यानी कि दोनों में लगाए तो भी सेंसफुल 5 प्राप्त हो। तो हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हम सेंसफुल 0 ला सकते हैं, लास्ट तक स्टेप से स्टेप लगाए जाएंगे 0 ला सकते हैं, 5 थोड़ी ला सकते हैं। तो दोनों में से 5 को घटा दो तो फिर सेंसफुल 0 बचेगा। यानी कि क्या करना है हमें, सोल्व, यानी कि 245 में से भी 5 घटा दो, कितने बचे 240, और 2053 में से भी 5 घटा दो, कितने बचे, 3 इधर से गए 2 उधर से, 2048। यानी कि 240 और 2048 में ऐसी कौन सी संख्या का भाग लगाए कि शेषफल क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, शेषफल 0 प्राप्त हो। तो ये तो हम आसान से क्या कर सकते हैं, स्टेप लगाओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार या भाग विधि से। स्टेप फर्स्ट, यानी कि 2048, क्योंकि 2048 बड़ा है 240 से, तो 2048 बराबर 240 इंटू कितनी बार गया भाग, 40 में 2048 में 240 का भाग कितनी बार जा रहा है, यानी 8 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 8 बार, प्लस में शेषफल बच रहे 128। तो स्टेप सेकंड, यानी इसमें क्या है 128 0 के बराबर है नहीं है, तो स्टेप सेकंड 2000 यानी 240, चूंकि 240 क्या है 128 से बड़ा है, 128 से बड़ा है, तो 240 बराबर 128 इनटू कितनी बार गया, एक बार गया 128, यानी दो बार कितने हो जाते हैं 256, ज्यादा हो जाते हैं, तो एक बार में 128। शेषफल कितने बच गए, 128 घटाओ 10 में से 8 गए 2, 23 में से 12 गए, कितने बचे 8 और 3 11, कितने बच रहे शेषफल 112। क्या 112 के बराबर है 0 में, नहीं है, तो स्टेप थर्ड, तीसरी स्टेप लगाओ 128, चूंकि 128 किससे बड़ा है 112 से, तो 128 बराबर 112 इंटू कितने बार गया, एक बार, शेष में कितने बच रहे हैं 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गया 1, यानी कितने बच रहे हैं 16। क्या 16 0 के बराबर है, नहीं है, तो स्टेप लगाओ 4, स्टेप 4 में 112 है, बड़े हैं किससे 16 से, तो 112 बराबर 16 इंटू कितनी बार जा रहा है 7 बार, 7 बार जा रहा है ना, शेषफल 0, 16 7 112, यानी 7 बार पूर्ण विभाजित हो रहा है। अब r बराबर क्या आ रहा है 0, यानी कि किसका भाग लगाया 12 का भाग लगाया, HCF क्या प्राप्त हुआ, HCF हमें 12 है प्राप्त हुए, यानी कि 12 का यदि इनमें 245 और 2053 में हम भाग लगाते हैं तो हमें शेषफल 5 प्राप्त होगा, क्योंकि 240 और 2048 में भाग लगाते हैं शेषफल 0 प्राप्त होता है हमें, और यदि 5 को इसमें शामिल कर दिया जाए तो 245 और 2053 में यदि 12 का भाग लगाएंगे तो हमेशा शेषफल 5 प्राप्त होगा। भाग विधि से करना चाहो तो भाग विधि से भी कर सकते हो, आसान सा, यानी कि क्या करना है 245 का भाग लगाना है किसमें 245 का नहीं 240 का 2048 में, सेम इस प्रकार से 240 का कितनी बार गया 8 बार, यानी कि कितने आए 1920, शेष में कितने बच गए 8, 2, 20 में से 19 गए 1, 128। अब 128 का भाग किसमें लगाना है 240 में लगाना है, 128 का 240 में कितनी बार गया एक बार गया 128, शेष में कितने बच गए 2, 3 में से 2 गई 1 और 2 में से गया 112, 112 का भाग लगाओ 128 में, एक बार गया 112, शेष में कितने बच रहे हैं 8 में से 2 गई 6 और 12 में से 1 गया 1। अब 16 का भाग लगाना है 112 में, कितनी बार गया 7 बार, 112 शेषफल 0, यानी कि HCF क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16 का यदि 245 और 2053 में भाग लगाओगे तो शेषफल हमेशा 5 प्राप्त होगा, क्लोज करके उतार सकते हो।
अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1। आपको सभी प्रश्नावली में सभी एग्जाम्पल और सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। चलो अब 2.1 की बात करते हैं। सेम इसी प्रकार से होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। यानी कि पहला कह रहा है दर्शाए कि एक विषम, यानी 2.1 प्रश्नावली 2.1 में चलो पहला क्वेश्चन है दर्शाए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या कह रहा है? एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कोई भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किस रूप का होता है? 8q + 1 रूप का। यानी विषम धनात्मक पूर्णांक मान लो सॉल्व करना, हल करना। माना विषम धनात्मक पूर्णांक, माना विषम धनात्मक पूर्णांक है a। क्या है? a। माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक है a और विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? यानी कि हमने मान लिया कि विषम धनात्मक पूर्णांक है। हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, उदाहरण में, दूसरे उदाहरण क्या देखा था? यानी कि सम हमेशा सम धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? 2q रूप का और विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 रूप का। तो इसी प्रकार से विषम धनात्मक पूर्णांक यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक, माना विषम धनात्मक पूर्णांक a बराबर किस रूप का होगा? 2m + 1। मान लिया a बराबर 2m + 1 के रूप का होगा। अब कह रहा वर्ग की पूछ रहा है, यानी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, यानी कि a का वर्ग कर दो। a का स्क्वायर किस रूप का? 2m + 1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर 2m + 1 का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर यानी a + 1 क्या हो गया? यहां पे लगाना है हमें a + b का होल स्क्वायर। बीजगणित के सूत्र आने चाहिए सभी को सभी। a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या है? 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 को 2 से गुणा किया 4m प्लस यानी 1 से गुणा किया 4m। a का स्क्वायर 1 यानी कि a स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर प्लस 4m + 1 ये हो गया। इसमें अब इन दोनों में क्या 4m कॉमन ले सकते हैं हम? बाहर ले लो 4m, अंदर क्या बचा यहाँ पे? m + 1 बाहर + 1 कॉमन लेना तो आता है सबको। यानी कि कॉमन किसे लेना है? जो दोनों के गुणांक में हो। जिस चीज को हम कॉमन ले रहे हैं वो क्या? दोनों में भागधारा उसका दोनों के गुणांक में होनी चाहिए, वही कॉमन आ सकती है बाहर। 4m m + 1 + 1। अब क्या 4m m + 1 यहां पे देखो m + 1 m + 1 यानी m कोई पूर्णांक है। यदि m + 1 को यदि n से गुणा कर दे, m यानी कि कोई पूर्णांक या n मान लो। ठीक है, यहां पे पूर्णांक n मान लो। ठीक है, क्या मान लेते हैं? n पूर्णांक की बात हो रही है। यानी n + 1 क्या होता है? हमेशा होता है समपूर्णांक। क्या होता है? समपूर्णांक होता है। n + 1 हमेशा समपूर्णांक होता है। तो यहां पे देखो for n + 1 को एक हम समपूर्णांक n + 1 होता है। और क्या होता है? इसे हम 2q रूप में भी लिख सकते हैं यदि n + 1 बराबर 2q माने। ठीक है, तो 2q कहां पे रख दिया? 2q n + 1 के स्थान पे a² बराबर 4 2q + 1 4 2q को गुणा किया a² बराबर 4 दूनी 8q + 1 यानी कि यानी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है। उतारना चाहो तो पॉज करो, उतारो। दूसरा क्वेश्चन 2.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाई कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, अब की बार घन पूछ रहा है, पिछली बार वर्ग पूछा, अब की बार घन पूछ रहा है, क्यूब पूछ रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाई कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। q क्या पूर्णांक संख्या मान रहा है, तो किस रूप में बोल रहा है कि 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप का होता है। चलो हम मान लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। सॉल्व माना, क्या माना है यहां पे माना है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, यहां पे कोई भी पूछ रहा है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है x, माना धनात्मक पूर्णांक x है, तो x बराबर मान लेते हैं हम, यानी क्या होता है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक हमने देखा था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का हो सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमने देखा था a बराबर 3q + 1 3q + 2 के रूप का हो सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो मान लो x बराबर 3m + 1 और किस रूप का 3m + 2 के रूप का हो सकता है, यही हो सकता है, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m + 1 या 3m + 2 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रखा है कि 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप का होता है। चलो हम इसके अनुसार चलेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप में लेते हैं x बराबर 3m, क्या करना है, इसका घन करना है, क्यूब करना है। अब की बार x³ बराबर 3m का क्यूब क्या हो जाएगा 9m³, ठीक है। यहां पे 9m³ है, तो यहां पे हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले ली, अंदर क्या बचा 3m, या कॉमन रहने दो, डायरेक्ट मान लो, माना q बराबर m³, यानी इससे क्या मान लिया हमने, q मान लिया, तो m³ की जगह q रख दो, यानी x³ बराबर 9q, यानी x का घन है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उसका घन 9q के रूप का हो सकता है। 3m + 1 पे अप्लाई करके देखो, x बराबर 3m + 1, इसका भी क्यूब कर दो, x³ बराबर 3m + 1 a³ a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² इस रूप का होता है। तो a + b का क्यूब यानी a³ 3m का क्यूब लेना है, कितने हुए 9m³, b का क्यूब कितना हुआ 1, 3a² b यानी 3m का स्क्वायर कितना हुआ, यहां पे 27 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27 क्यूब होगा। तो यहां पे क्या करना है, कॉमन लेना है, क्यूब 27 ही तो होता है, तो 3m³ यानी 27m³, यहां पे 9 को कॉमन ले लो बाहर, 9 क्या बचा 3m³, यहां पे 3m³ बराबर q मानना है, ठीक है। तो अब क्या होगा 9q, x³ बराबर 9q, यहां पे भी क्या होगा 3 का 27m³। अब वर्ग निकालना है, यहां पे a² यानी 3m का 9m² और गुणा करना है 3 से, यानी 27m², यही होगा। अगले में क्या कह रहा है 3ab², b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 1 होता है, और 3ab 3 को 3 से गुणा करेगा 9m, यही बचा, यानी कि 27m³ + 1 + 27m² + 9m, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं x³ बराबर 27m³ + 27m² + 9m + 1। अब इसमें कॉमन क्या क्या ले सकते हैं हम, यहां से कॉमन लो, यानी यहां से 9 बार रखो, 3m³ प्लस 3m² प्लस m, यहां केवल m ही बचा, और बार क्या बच गया 1, यानी कॉमन यहीं तक आया, 9 यहीं तक कॉमन है, यानी 9 का गुणा इन तीनों में उपस्थित है। अब इस संपूर्ण को, यानी कि माना
3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर q। तो x क्यूब यहां क्या आ जाएगा, x क्यूब क्या हो जाएगा 9q प्लस 1, यानी कि x क्यूब यानी कि इसका धनात्मक पूर्णांक का गुणा 9q और 9q प्लस 1 के रूप का होता है। अब तीसरा और चेक करते हैं, इस साइड कर देता हूं, है ना। चलो x क्यूब, x बराबर क्या रखना है आपकी बार 3m प्लस 2, तो x का क्यूब यानी 3m प्लस 2 का क्यूब करना है, यही स्टेप लगाओ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3 प्लस 3ab स्क्वायर, 3m यानी कि 27m क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हुआ 8 प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3m और 3 से गुणा करना है, 3m का स्क्वायर कितना हुआ 9m स्क्वायर, 3 से गुण किया 9 तो 27m स्क्वायर, 27 को 2 से गुणा करना है 54m स्क्वायर प्लस अब क्या कह रहा है 3ab स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा किया कितने हुए 12, 12 को 3 से गुणा किया 36m, यही होगा। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8, 9 कॉमन ले सकते हैं इसमें से भी, 9 ले लिए, 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, पार कितना बच गया 8, इस संपूर्ण को क्या मान लेते हैं q, 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर q, तो 9q प्लस 8 आते हैं, लिख लो, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि कोई भी धनात्मक संख्या का घन क्या होगा, किस रूप का हो सकता है 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप का हो सकता है, किस रूप का हो सकता है 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप का हो सकता है। चलो पॉज करके उतार लो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह हमें दर्शाना है किस रूप में, यानी 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इस रूप का दर्शाना है। हल, माना विषम पूछ रहे हैं, यानी विषम धनात्मक पूर्णांक, माना विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है a मान लो, ठीक है, क्या मान लिया a, माना विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है a, और कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे देखा तो a इक्वल टू b q प्लस r क्या होना चाहिए r बराबर यानी कि 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा, यहाँ पे b क्या दे रखा है 6, तो 0 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से हम a इक्वल टू b q प्लस r को किस प्रकार से लिख सकते हैं, a इक्वल टू 6q प्लस 0 यानी कि 6q या 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5 इस रूप में लिखा जा सकता है। और हमें पता है क्या 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये सभी क्या है सम है, सम पूर्णांक है, किस रूप में सम है। सम किस प्रकार से, यानी कि इन सभी में क्या 2 का भाग जा रहा है, यानी कि इन सब में 2 का भाग जा रहा है, तो ये सभी सम पूर्णांक हुए। इस रूप का ये है, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक इस रूप का नहीं हो सकता, तो किस रूप का होगा, बाकी बचे हुए विषम, यानी कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यानी कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का
हो सकता है। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करना है। क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें HCF मैसेप ज्ञात करने हैं, जो पहले ज्ञात किए थे हमने एग्जांपल में, उसी प्रकार से ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पहला HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन, जैसे पहला दे रखा है 210 और 55 का, ठीक है। इस तरफ हम भागविधि से करेंगे और इस तरफ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे। यानी भागविधि से करना चाहो पहले तो आसान होगा, फिर यूक्लिड विभाजन भागविधि से कर लो। 210 किसमें भाग लगाना है, 210 में 55 का भाग लगाना है। कितनी बार गया, 3 बार गया, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार गया। कितने आए, 165। 10 में से 5 गए, 5 बचे। 20 में 16 गए, कितने बचे, 4। नहीं जा रहा है, 55 में लगा दो भाग, 1 बार गया, 45। कितने बचे, 10 बच गए। 10 का भाग 45 में लगा दो, 4 बार गया, 40। शेष बच गए 5, 5 का भाग 10 में लगाओ, 2 बार गया, 10। शेष पर क्या आ रहा है, 0। यानी इसका HCF क्या होगा, 5। क्या होगा, 5 होगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, 210, क्योंकि 210 बड़े किससे, 55 से, ठीक है। तो 210 बराबर, यानी कौन सी लगानी है, इक्वल टू BQ प्लस R, इसी के अनुसार चलना है हमें। 210 बराबर 55 इनटू कितनी बार गया भाग, 3 बार। शेषफल में कितने बच गए, 45। 45 बचे, तो क्या 45 0 के बराबर है, नहीं है। तो स्टेप सेकंड में क्या करना है, यानी कि 55 किससे बड़ा है, 45 से। तो 55 बराबर 45 इनटू 1 प्लस 10, यानी शेषफल कितने बच रहे हैं, 10 का 10 0 के बराबर है। शेषफल 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। स्टेप थर्ड में क्या करना है, यानी कि कितने यहां पे कौन से 45 और 10 कौन बड़ा है, 45 10 से। 45 बराबर 10 इनटू 4 प्लस 5, 5 शेषफल बच रहे हैं, क्या 5 0 के बराबर है, नहीं है। स्टेप 4, जब तक शेषफल 0 नहीं आई स्टेप बढ़ाते जाना, चूंकि 10 बड़े हैं 5 से। 10 बराबर 5 इंटू 2 प्लस क्या 0, शेषफल क्या आ गया 0, R बराबर 0। अतः 210 और 55 का HCF कितना होगा, 5। HCF बराबर 5, ठीक है। उतार लो, पॉज कर दे। चलो इसका दूसरा देखते हैं। प्रश्न 2.1 का चौथे का दूसरा, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, 420 और 130, 420 और 130 का HCF ज्ञात करना है। एक तरफ हम भागविधि से ज्ञात करेंगे और एक तरफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले भागविधि से कर लेते हैं। 30 का भाग लगाओ 420 में, कितनी बार गया, 1 बार। 30 शेषफल कितने बच गए, 12, उतारे 0। कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 0। पूरी बार जा रहा है बात है, नहीं 30 का नहीं लगाना, यहाँ पे 130 का लगाना, ठीक है। 130 का लगाना है 420 में। कितनी बार जा रहा है, 120 में। 420 में 130 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। 390, शेष कितने बच रहे हैं, 30। 30 का भाग लगाओ 130 में, कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 4 बार गया 120, शेषफल 10, 10 का भाग 30 में लगाओ 3 बार। शेषफल क्या है, 0। अतः HCF क्या होगा,
भाग विधि से एचसीएफ क्या है 10, यानी 130 और 420 का एचसीएफ 10 होगा। इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से स्टेप फर्स्ट, यानी 420 चौकी 420 बड़ा 130 से हमें याद रखना है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 420 बड़ा 130 से, तो 420 बराबर 130 इंटू कितनी बार गया 130 3 बार, शेष पर कितने बच रहे हैं 30। क्या 30 जीरो के बराबर है? नहीं है। तो स्टेप सेकंड, यानी 420, अब 130 और 30 में बड़ा कौन है? 130 बड़ा है 30 से, 130 बराबर 30 इंटू कितनी बार गया 4 बार गया, शेषफल कितने बच रहे हैं 10। क्या 10 बराबर है 0 के? नहीं है। तो स्टेप थर्ड, तीसरी स्टेप में क्या करना है? अब 30 किससे बड़ा है? चूंकि 30 बड़ा है 10 से, ठीक है, तो 30 बराबर 10 इंटू 3 3 बार भाग गया, प्लस शेष पर क्या बच रहा है 0, यानी कि r बराबर 0। तो एक 420 और 130 का HCF बराबर 10, कितना आया 10, क्लोज करके उतार सकते हो। अब एक तीसरा क्वेश्चन, चौथे का तीसरा, 75 और 243। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर लेते हैं फटाफट, या दोनों से करें? चलो दोनों से करते हैं। भाग विधि से 75 का भाग लगाओ 243 में, कितनी बार गया? 3 बार, 3 बार चला जाएगा। शेष बचे 13 में से 5 गई 8, 23 में से 22 गए 1, 18 का भाग लगाओ 75 में, ठीक है, यानी कि जो पिछला भाग लगाया उसी में वापस भाग लगाना। शेष पर का कितनी बार गया 4 बार 72, शेष बच रहे 3 का भाग लगाओ 18 में 6 बार, शेष पर 0। HCF क्या होगा 3। चलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से स्टेप फर्स्ट, 243 बड़ा है 75 से, ठीक है, 243 बराबर 75 इंटू 3 प्लस शेष पर क्या बच रहा है 18। क्या 18 बराबर है 0 के? नहीं है। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करना है? 75 बड़ा है 75 बड़ा है 18 से, 75 बराबर 18 इंटू 4 बार गया, शेषफल में 3 बचे, 3 नॉट इक्वल टू 0। स्टेप थर्ड, चूंकि 18 बड़े हैं 3 से, 18 बराबर 3 इंटू 6 प्लस 0, r बराबर 0, अतः 243 और 75 का HCF बराबर 10। कितना हुआ HCF? 3 क्या जो है बात, यानी HCF कितना हुआ 3। पॉज करके उतार सकते हो। अब देखते हैं चौथा फटाफट, चौथे का चौथा देखिए या पांचवा देख लेते हैं। यदि चौथा और पांचवा नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में एक दो तो आप भी करना सोल्व। पांचवा करते हैं 196 38220। पहले भाग विधि से कर लो। 38220 भाग लगाना है 196 का 38,220 में। कितनी बार गया? एक बार 196, 12 में से कितने में से 6 और 17 में से 9 गई 8, 2 में से गया F उतारे 2। अब 1862 में 196 का कितनी बार जाएगा?
9 बार जाएगा है, 9 बार चला जाएगा। नहीं इसका थोड़ी लगाना है, हाँ अभी तो इसी का लगाना है 9 बार है ना। 19 9 बार गया, 9 से गुना करो 54, हासिल के 5 99 81 और 5 86, हासिल के 8 9 9 और 8 17, घटाओ 2 में से 4 गए, कितने बचे? 12 में से 2 4 गए, 6 और 2 8 और 85 में से 76 गए 9, उतारे 0, अभी और बचा है ना। अब 980 में लगाना है अभी तो 196 का, कितनी बार जा रहा है? 5 बार चला गया, हासिल के 3, हासिल के 4 और 9 0 चला गया पूरी बात। पूरी बात जा रहा है बात, यानी इसका एलसीएम क्या आएगा? एचसीएफ 196, यानी 196 का बात पूरी बात जा रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 196 196। ठीक है, अब करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। स्टेप फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा ये तो, यानी कि 38220 बड़ा है 196 से, 38220 बराबर 196 कितने बार गया? 195 बार। सेंस पर बचे 0, r बराबर 0, अतः HCF बराबर 196। उदाहरण चाहो अब अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। चलो आप ट्राई करना। यानी चौथे क्वेश्चन का एक तो चौथा और एक छठा, आप खुद घर पे ट्राई करना। चलो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 5वां। यानी यदि संख्या 408 तथा 1032 के मैथम समावर्तक यानी मैसेप एचसीएफ को 1032x 408 into 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? 408 और 1032 का पहले मैसेप ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका? 408 और 1032 का। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? मैसेप ज्ञात करना है। और फिर क्या करना है? यानी इनका मैसेप जो आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए? 1032x 408 into 5 के बराबर है, तो अब x का मान ज्ञात करना। चलो निकालते पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे ज्ञात करते हैं। यानी कि चूंकि फर्स्ट स्टेप में 1032 बड़ा है 408 से, ठीक है, तो 1032 बराबर 408 इनटू कितनी बार गया? 2 बार, प्लस शेष पर कितने बचे हैं? यानी कि 816 घटाए 32 में 16 गए 16 216। ठीक है, क्या 216 बराबर है 0 में? नहीं है, तो इससे अब सेकंड 408 चूंकि 408 बड़े 216 से, 408 बराबर 216 इंटू कितनी बार गया? एक बार। सेंस पर 8 में से 6 गए 2 40 में। अब स्टेप सेकंड में चूंकि 408 बड़ा है 216 से, तो 408 बराबर 216 इंटू कितनी बार भाग जा रहा है? 216 इंटू 1 है ना, एक बार गया। शेष कितने बच रहा है? 8 में से 6 गए 2, 20 में 40 में से किस गए 19, 192। क्यों 192 नॉट इक्वल टू 0? नहीं, 0 में बराबर नहीं है। स्टेप थर्ड। तीसरी स्टेप में क्या करना है? अब देखो, चूंकि 216 है बड़े हैं 192 से, तो 216 है बराबर 192 इंटू 1 एक बार गया, प्लस शेष में कितने बच रहा है? 6 में से 2 गए 4 और 21 में से 19 गए 2, 24 नॉट इक्वल टू 0 0 के बराबर नहीं है। स्टेप फोर्थ,
चौथे स्टेप में क्या करना है, चूंकि 192 बड़े हैं 24 से, 192 बराबर 24 इंटू कितनी बार जा रहा है 8, 24 सट्टे 192 है ना, 8 बार प्लस 0, ठीक है। यानी कि अब r बराबर क्या आ रहा है 0, और यहाँ पे HCF क्या आ गया 24, क्योंकि 24 का भाग देने में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। अब वो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि इसका HCF है ना जो बराबर किसके हैं, इन संख्याओं का HCF 408 और 1032 का, वो बराबर है किसके 1032 x माइनस 408 इंटू 5, तो इसका HCF क्या है 24 बराबर में 1032 x माइनस 408 को 5 से गुणा किया 40 और 20, इधर माइनस में इधर आए तो प्लस में 24 प्लस 2040 कितने हो गए 2064 बराबर 1032 x बराबर क्या होगा 2064 बटेगा 1032, यानी 1032 क्या है गुणा में, इधर आया तो भाग में कितनी बार किया 2 बार, अतः x बराबर क्या आ जाएगा 2, x का मान 2 और 2.1 प्रश्नावली खत्म। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 2.2, ठीक है। तो इसी के साथ में कोई यदि कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके थोड़ा शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर करने का पढ़ाई दिलचस्प लगाओ। धन्यवाद।